हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RSS मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 12 पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो इसमें पहला पॉइंट है पदार्थ। पदार्थ है क्या? प्रकृति में पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। पदार्थ की दो कंडीशन हैं, जो स्थान घेरे, क्या घेरे? स्थान घेरे और जिसमें वेट हो। यानी प्रकृति में जो भी चीज स्थान घेर रही है और जिसमें भार है वो पदार्थ है। जैसे मार्कर है, अगर मैं रख दूं तो ये अपने आकार के बराबर स्थान घेरेगा और इसमें भार भी है, इसका मतलब ये पदार्थ है। कोई भी चीज़ सही, आपका श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये स्थान घेर रहा है और इसमें वजन भी है। तो जो भी वस्तुएं प्रकृति नेचर में हैं जो स्थान घेर रही हैं और जिनमें वजन है वो सब क्या हैं? पदार्थ। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पदार्थ की अवस्थाएं। दूसरा पॉइंट है अवस्थाएं। तो कोई पदार्थ है प्रकृति में, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, एक द्रव और तीसरा गैस। कोई पदार्थ तीन अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। ठीक है ना? जैसे ये है श्यामपट्ट है, मार्कर है, टेबल है, मेज है, कुर्सी है, ये सब क्या है? ठोस अवस्था में है। और पानी है, तेल है, यानी जिसमें बहने गुण है, जिसमें बहने गुण है वो सब द्रव अवस्था में है। और जो गैसीय अवस्था में है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, वो हमारी क्या है? गैस अवस्था। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब पहले बताएंगे ठोस के बारे में। इनका है ठोस की, इनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। जो ठोस होता है, ये मान लीजिए कोई ठोस है, सॉलिड है, तो क्या होगा? ये वर्गाकार कोई ठोस है तो इसका आयतन निश्चित होगा, ठीक है ना? और इसका आकार तो निश्चित, मान लो वर्गाकार है तो निश्चित है ही है। अगर वृत्ताकार ठोस है तो उसका भी निश्चित होगा। यानी ठोस का आयतन, यानी इसका वॉल्यूम और इसकी जो साइज है वो फिक्स होता है। अब ये जैसे मार्कर है, इसका आयतन भी फिक्स है और आकार यही रहेगा, चाहे कैसे भी रख दीजिए, इसका आकार सिलेंड्रिकल ही रहना है। अब चलते हैं द्रव की तरफ। द्रव, जैसे पानी ले लिया, द्रव मतलब पानी, यानी जिसमें जो बहता है, पानी है, तेल है, ठीक है ना? तो इनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। यह जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो द्रव में क्या है? इनका आयतन तो निश्चित है। जैसे कि हमने 1 लीटर पानी लिया, हमने 1 लीटर पानी लिया, अब 1 लीटर पानी हम किसी में रख दें, चाहे बड़ी बोतल रख दें, भगोने में रख दें, कहीं भी रख दें, वो मात्रा 1 लीटर ही रहेगी, ठीक है ना? यानी उसका वॉल्यूम तो निश्चित रहेगा किंतु उसका आकार निश्चित हो जाएगा। जैसे हमने अगर बोतल में भर दिया तो उसका आकार बोतल तरह हो जाएगा, हमने भगोने में रख दिया तो वो द्रव हमारा भगोने जैसा हो जाएगा, हमने बाल्टी में रख दिया तो 1 लीटर पानी हमारा बाल्टी आकार में आ जाएगा। यानी द्रव को हम जिस पात्र में रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हमारा द्रव गुण। लेकिन आयतन निश्चित रहेगा 1 लीटर ही, जो द्रव है वो रहना 1 लीटर ही है। लेकिन जिस पात्र रखेंगे उस पात्र के अनुसार उसका आयतन, उसमें रखेंगे बोतल में तो द्रव बोतल जैसा हो जाएगा। तो इनका आयतन तो निश्चित है किंतु आकार इनका अनिश्चित होता है। जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब चलते हैं तीसरी अवस्था। पहली हुई ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी होगी गैस अवस्था। गैस में क्या है? इनका आयतन और आकार, इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है। न तो इसका आयतन निश्चित है और न इसका आकार निश्चित है। ये जिस पात्र में रखी जाती हैं उसका आयतन और आकार ग्रहण कर लेती है। कौन? गैस। यानी गैस को न तो उसका कोई आकार है, गैस भी जिसमें मान लो गुब्बारे में भर दी तो गुब्बारे जैसी हो गई, और किसी में रख दी पात्र में तो उस पात्र जैसी हो गई, तो उसका और उसके आयतन को भी इस पात्र के अनुसार कर लेंगे वो। तो कुल मिला के ये है कि गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। शॉर्ट में समझिए, ठोस में क्या था? ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित होते हैं, द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और गैस में ये दोनों आयतन आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ,
गलनांक। गलनांक क्या है? गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। पहले पढ़ते हैं फिर समझाएंगे इसको। जब किसी ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म किया जाता है तो एक ऐसी अवस्थिति आती है जिस पर ठोस पदार्थ का तापमान न बढ़कर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। इस तापमान को पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं और यह क्रिया गलन कहलाती है। तो गलनांक क्या है? गलनांक को मतलब तोड़ दें इसको तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, गलन धन अंक। गलन धन अंक, अंक मतलब टेम्परेचर, गलन माने गलना, यानी वह टेम्परेचर जिस पर कुछ गलने लगे उसको हम गलनांक कहते हैं। इंग्लिश में इसका है मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो पॉइंट जिस पर कोई चीज़ मेल्ट होने लगे यानी वो गलने लगे। यानी जब भी हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई ठोस है हम उसको गर्म करें, जैसे मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ ठोस होती है, उसको गर्म करें तो शुरू में क्या करेगी? शुरू में नहीं गर्म होगी, पहले वो कुछ ऊष्मा घड़ कर लेगी। वो क्या कर लेगी? कुछ ऊष्मा घड़ कर रहेगी। उसके बाद फिर एक वो टेम्परेचर आएगा जिस पर वो जो बर्फ़ है वो ऊष्मा घड़ करके वो गलना शुरू हो जाएगी, यानी उस बर्फ़ का पानी बनना शुरू हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर वो बर्फ़ गलकर द्रव हुई वो कहलाएगा उसका गलनांक। बात क्लियर हुई नहीं हुई? यानी हम अगर ठोस बर्फ़ को गर्म करेंगे पहले तो एकदम से वो द्रव में कन्वर्ट नहीं होगी, पहले वो कुछ ऊष्मा बर्फ़ ग्रहण करेगी। जब बर्फ़ कुछ ऊष्मा ग्रहण कर लेगी फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर वो और अधिक ऊष्मा बर्फ़ ग्रहण नहीं करेगी, फिर वो बर्फ़ है वो धीरे धीरे गल करके उसका पानी बनना शुरू हो जाएगा। तो वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर वो बर्फ़ गल कर पानी बनना शुरू हुई यानी मेल्ट होना शुरू हुई उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसका गलनांक। तो उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये क्रिया गलन कहलाती है, यानी बर्फ़ का पानी बदलना क्या हो गई? ये किस क्रिया को बोलेंगे? गलन। ये क्रिया हुई गलन और जिस टेम्परेचर वो बर्फ़ पानी बदली वो होगी उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हिमांक। हिमांक पहले पढ़ते हैं। जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तब एक ऐसी स्थिति आती है जब वह ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। वह तापमान जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है हिमांक कहलाता है। जैसे गलनांक क्या था? गलन धन अंक, यानी वह टेम्परेचर जिस पर ठोस गलना शुरू हुआ वो होता है उसका गलनांक। सेम उस तरह आपका है ये हिमांक। हिमांक को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक यानी हिम धन अंक, हिम माने बर्फ, अंक माने टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पर वो द्रव जमकर बर्फ हिम यानी बर्फ बनना शुरू हुआ वो कहलाता है उसका हिमांक। तो जब किसी द्रव को हम ठंडा करेंगे यानी हमने बर्फ निकाल ली, वो गलने लगी, वो गलनांक हो गया, अब पानी बनेगी हमारी। अब उस पानी को दोबारा हम रखेंगे फ्रिज में, जो पानी है उसको फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज क्या है वो उसके टेम्परेचर कम करने लगेगा पानी टेम्परेचर को। तो एक वो टेम्परेचर आ जाएगा जिस पर जो द्रव रखा था, हमने पानी रखा था, वो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो बर्फ बन जाएगी। तो वह टेम्परेचर जिस पर वो पानी जम करके बर्फ बना यानी हिम बना वो हमारे कहलाएगा हिमांक। ठीक है ना? वह तापमान जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसका हिमांक कहलाता है। तो गलनांक और हिमांक आपका उम्मीद दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। अभी दो चीज बताई थी वो गलनांक और हिमांक। तो गलनांक और हिमांक के साथ ही तीसरा है आपका क्वथनांक। ये तीनों के साथ आते हैं, गलनांक, हिमांक और तीसरा क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? द्रव का ताप बढ़ाने पर जब संपूर्ण द्रव तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो वह तापमान क्वथनांक कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्यूम पॉइंट। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम पॉइंट, यानी वह पॉइंट जिस पर कुछ बॉयल होने लगे यानी उबलने लगे। क्लियर है बिल्कुल? क्वथनांक यानी क्वथन धन अंक या बॉइलिंग पॉइंट, यानी वह पॉइंट जिस पर कोई द्रव क्या होने लगे? बॉयल यानी कि उबलने लगे।
तो वो तापमान कहलाता है उसका क्वथनांक। तो द्रव का ताप बढ़ाने पर जब संपूर्ण द्रव तेजी से गैस अवस्था में यानी भाप अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो वो सब कहलाता है क्वथनांक। तो तीनों के लिए समझ आ गया आपके। पहले था गलनांक, दूसरा था हिमांक और तीसरा क्वथनांक। गलनांक यानी गलन धन अंक, यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस बर्फ पिघलने लगे उसे गलनांक कहलाता है। हिमांक हिमधन अंक यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव बर्फ बनने लगे वो कहलाता उसका हिमांक। और क्वथनांक वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव भाप बनने लगे वो कहलाता है उसका क्वथनांक। तो गलनांक, हिमांक, क्वथनांक ये तीनों एक साथ आते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ, संघनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या संघनन? किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करने पर वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। क्या करना चाह रहा है ये कि पदार्थ की कोई भाप है, वाष्प है, उसको क्या करें? ठंडा कर दो तो वो द्रव बन जाएगी। बस ये सीधी बात ये है। किसी की भाप है, अगर हम उसको ठंडा कर देते हैं तो क्या हो जाएगी? द्रव बन जाएगी। जैसे पानी की वाष्प है, पानी की वाष्प को ठंडा कर दो तो द्रव बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्षा, बादल में क्या होता है कि हमारा जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर बढ़ जाता है। यानी जो बादल घूम रहे हैं, बादल क्या हैं? एक तरह से पानी की वाष्प है। क्या है? पानी की भाप है वो बादल है। लेकिन जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो वाष्प फिर क्या होती है? फिर वो द्रव बन करके वो बरसने लगता है वर्षा के रूप में। तो क्या हो गई? वो संघनन हो गया। यानी पहले वाष्पन हुआ, यानी जो द्रव था भरा हुआ नदी में, तालाब में, समुद्र में, जो द्रव था वो गर्म होकर के ऊपर उड़ा। गर्म होकर वो क्रिया कौन सी बनी? उसे कहेंगे वाष्पन। यानी भाप बन के ऊपर उड़ी वो द्रव और बन गया बादल। ये क्रिया होगी वाष्पन। फिर दूसरी में जो वाष्प उड़ रही है ऊपर बादल रूप में, वो ठंडी होकर के वो बूंद रूप में वर्षा के रूप में, तो वो कहलाएगा हमारा संघनन। यानी पहले वाष्पन हुआ, फिर संघनन होकर के वर्षा हो गई। अब तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो संघनन क्या हो गया कि वाष्प को ठंडा होने पर द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। अब अगला पॉइंट, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एग्जाम्पल, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड या आयोडीन और कपूर ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। क्या कहना चाह रहा है? ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातज यानी वैसे क्या होता है? जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ किस अवस्था में है? बर्फ है आपकी ठोस अवस्था में। तो पहले क्या करेंगे? उसको हमने फिर से बाहर निकाला, उसे गर्मी मिली, क्या बना? वो ठोस से बर्फ से बन गया पानी, यानी ठोस से बन गया द्रव। फिर इसको और गर्म करेंगे, पहले बर्फ निकाल कर हल्का गर्म किया तो बना द्रव, और द्रव को फिर गर्म किया तो बना वो वाष्प। तो उसकी एक प्रोसीजर है, पहले ठोस चेंज होता है द्रव में और द्रव बदलता है वाष्प में। क्या होता है? पहले ठोस को अगर गर्म करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? द्रव में कन्वर्ट होगा। और जब द्रव को गर्म करेंगे हीट तो बनेगी वो गैस में यानी वाष्प में। ये प्रक्रिया है कि ठोस को जब गर्म करते हैं तो पहले द्रव बनता है, और जब द्रव को गर्म करेंगे तो फिर वो गैस या वाष्प बनती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इस द्रव अवस्था में नहीं आते, सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। बस ये समझ लीजिए। यानी कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। यानी ठोस से सीधे वो गैस में बदलते हैं, यानी द्रव अवस्था में वो नहीं आते। सीधी बात यह है, यानी ठोस अगर पदार्थ है वो अगर द्रव में ना करके सीधा गर्म करने पर गैस बन रही है उसकी, यानी ठोस से सीधे गैस बन रही है, तो समझ लीजिए वो पदार्थ आपका ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। और यह क्रिया कौन सी क्रिया? यह क्रिया अगर ठोस से सीधे गैस बन गई, द्रव में नहीं आई वो चीज़,
ठोस से सीधी गैस बन गई, तो ये क्रिया है, उस क्रिया को कहेंगे हम ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। यानी वो पदार्थ कहलाएगा ऊर्ध्वपातज और वो क्रिया कहलाएगी ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल, पहला है आपका नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4 को बोलते हैं अमोनियम और Cl क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर भी कहते हैं। दूसरा आयोडीन, दूसरा क्या है आपका? आयोडीन। और तीसरा कपूर। ये तीन एग्जाम्पल है फिलहाल, नौसादर, आयोडीन और कपूर। ये तीन पदार्थ ऐसे हैं, कपूर को गर्म करेंगे, कपूर ठोस है, कपूर तो जानते ही आप, हवन पूजा में कपूर जलाते हैं, तो कपूर को गर्म करेंगे तो कपूर कभी भी द्रव नहीं बनेगा, वो सीधी गैस बनती है उसकी। किसकी? कपूर की। ऐसी आयोडीन भी गर्म करेंगे तो लिक्विड नहीं बनेगा, सीधा गैस बनेगी। नौसादर अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो वो भी द्रव नहीं बनकर सीधा गैस बनेगी। तो ये चूंकि तीनों पदार्थ द्रव में नहीं चेंज होते, सीधी गैस अवस्था में चेंज होते हैं, इसलिए इन तीनों पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ और क्रिया कहलाएगी ये ऊर्ध्वपातन। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 11, तत्व। तत्व क्या है? तत्व इसको बोलते हैं एलिमेंट। ऐसा पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। यानी तत्व मतलब ये है वो कोई चीज अपने मूल रूप में है तो तत्व है वो। अगर वो किसी में मिला दी है तो वो तत्व नहीं रहा। तत्व मतलब उसका वो मूल रूप। अब चूंकि मूल रूप में है तो फिर उसके दो तो हो ही नहीं सकते। जैसे ये कहना चाह रहा है, जैसे लोहा है, आयरन क्या है? आयरन एक तत्व है। क्यों? आयरन को तोड़ करके दो पदार्थ बनेंगे नहीं। आयरन के जब कितने टुकड़े कर लीजिए हैं वो टुकड़े सारे आयरन के ही होंगे। उसमें कॉपर, कॉपर के भी कितने पीस कर लीजिए आप, वो टुकड़े सब कॉपर के ही माने जाएंगे। ठीक है ना? ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितनी बार विभाजन कर लो वो ऑक्सीजन ही रहनी है। तो जो पदार्थ अपने मूल रूप में होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। वही बात ये कह रहा है, जिसे दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। क्यों? तत्व होते हैं अपने मूल रूप में होते हैं। जैसे लोहा है, कॉपर है, ऑक्सीजन है। और जो आवासाड़ी आपने पढ़ी होगी मेंडलीव की, जो इंटर में होती है आवासाड़ी मेंडलीव की, उसमें सारे तत्व हैं। जैसे फर्स्ट में क्या आपका? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। सेकेंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। यानी सारी पूरी आवासाड़ी में जिन तत्व हैं वो सारे क्या है? आवासाड़ी में सारे तत्व हैं। क्यों? वो अपने मूल रूप में हैं, उनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब लेकिन ये तत्व अगर मिल जाए आपस में तो बना लेते हैं यौगिक। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे इस बारे में हम। अगला पॉइंट है आपका यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्वों को, कितने? दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग कराने पर यौगिक का निर्माण होता है। यानी जब तत्व, दो तत्व मिल सकते हैं और दो से अधिक तत्व मिल सकते हैं तो बनता है हमारा यौगिक। जैसे हमारा जल है, जल H2O। H2O क्या है? ये जल का सूत्र है। इसमें दो तत्व हैं, एक तत्व है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा तत्व हमारा O फॉर ऑक्सीजन। अमोनिया, दूसरा NH3, इसमें दो तत्व हैं, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। मेथेन CH4, इसमें भी दो तत्व हैं, एक तत्व है आपका कार्बन C, दूसरा H है आपका हाइड्रोजन। लेकिन इसमें एक बात और है, ये एक निश्चित अनुपात में भी है। किसमें? एक निश्चित अनुपात में। देखिए अनुपात क्या है यहाँ पर? H2O, हाइड्रोजन के दो तत्व हैं, O का एक है, तो जो क्या हो गया? 2:1। NH3, नाइट्रोजन का एक है और हाइड्रोजन के 3 हैं, अनुपात हो गया 1:3। CH4, कार्बन का एक है तत्व और H का 4 हैं, अनुपात होगा 1:4। तो सीधी बात है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। इस सारे एग्जाम्पल में दो तत्व मिले हुए हैं और अलग अनुपात में मिले हुए हैं। अब दो से अधिक का एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3 क्या होता है? HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। अब इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन तत्व है, एक नाइट्रोजन तत्व है और एक
ऑक्सीजन तत्व है। अनुपात क्या है? हाइड्रोजन 1 अनुपात में, नाइट्रोजन भी 1 अनुपात में और ऑक्सीजन 3 अनुपात में, तब बना आपका HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। तो ये भी क्या, ये भी एक यौगिक है। यानी तत्व से चाहे 2 तत्व मिले, चाहे 3 मिले, चाहे और अधिक मिल सकते हैं, वो सारे यौगिक कहलाते हैं। और जो मूल रूप में पदार्थ होता है वो कहलाता है हमारा तत्व। तो उम्मीद है आपको तत्व और यौगिक क्लियर आपस में हो गए होंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ, विलयन। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, कितने? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन, विलयन बोलते हैं हम सॉल्यूशन। तो विलयन क्या क्या बता रहा है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे हमने अब 2 पदार्थ लिए, एक पदार्थ ले लिया हमने जल, दूसरा पदार्थ ले लिया हमने चीनी, ठीक है ना। दोनों पदार्थ हैं, जल भी एक पदार्थ है और चीनी पदार्थ है। अब दोनों को हमने मिला दिया, पहले तो हमने डाल दिया, मिलाया नहीं। तो अगर हम जब तक चीनी को पानी मिलाएंगे नहीं तब तक वो विलयन नहीं कहलाएगी। जब चीनी डाल करके उसमें घोल दी जाए, यानी चीनी दिखे नहीं चीनी है कहाँ, यानी चीनी और पानी क्या हो जाए दोनों का समांगी। ये वर्ड समझिए आप, समांगी मिश्रण। समांगी का वर्ड मतलब क्या है? समांगी, समधन अंगी, यानी दोनों अंग एक आकार हो जाए। ये न मान पड़े इसमें चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, ठीक है ना। यानी चीनी पानी विलीन हो जाए, तब जो शरबत बनेगा उस शरबत को कहेंगे हम विलयन, ठीक है ना। 2 पदार्थ लिए हमने, पानी और चीनी, तो पानी और चीनी का मिश्रण कहलाएगा हमारा विलयन, जब चीनी उसमें घुल जाए तब। दूसरा, इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए। अब चीनी, पानी, नमक, ये 3 पदार्थ हो गए। कितने हो गए? 3 पदार्थ हो गए। तो इन 3 पदार्थ का मिश्रण कहलाएगा, क्या बनेगा? शिकंजी बनेगी। एक तरह से क्या बनेगी? वो शिकंजी बनी। तो वो भी क्या है? शिकंजी, वो भी एक मिश्रण है। क्या है वो? मिश्रण है, यानी उसको कहेंगे विलयन। तो क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, चीनी, नमक व पानी का मिश्रण। आप चीनी, नमक, पानी को अच्छी तरह मिला लीजिए कि बिल्कुल नमक और चीनी पानी में अच्छी तरह मिल जाए, मतलब समांगी हो जाए, समंग हो जाए, यानी चीनी और नमक दिखाई न दे पानी में, तब वो कहेंगे उसको हम विलयन। ये हमारा हो गया विलयन। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आएगा आपका विलेय। विलेय क्या है? सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होता है, मेन चीज क्या है? कम मात्रा में होता है, उसे कहते हैं हम विलेय। एग्जाम्पल, चीनी। अब आ गया आपका विलायक। सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं हम विलायक, जैसे पानी। अब मैं विलयन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो विलेय, विलायक और विलयन, ये तीनों साथ साथ हैं। विलेय, विलायक और विलयन, ये तीनों साथ रहते हैं एकदम। अब क्लियर करने के लिए एक चित्र बनाया है मैंने। ये इसमें क्या है? एक पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है पानी, ठीक है ना। इसमें भरा है पानी और हम डाल रहे हैं ऊपर से चीनी डाल रहे हैं इसमें। तो क्या बन जाएगा? जब पानी में चीनी डाल के मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा शरबत। तो इसमें कम मात्रा में क्या है? पानी कम है कि चीनी कम है? पानी में हमेशा चीनी कम डाली जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि पानी कम चीनी ज़्यादा हो तो शरबत बनेगा ही नहीं। तो चीनी हमेशा कम डाली जाएगी पानी में। तो चीनी कम मात्रा में, तो चीनी होगी हमारी विलेय। पानी हम अधिक मात्रा में लेंगे तो वो हो गया हमारा विलायक। और दोनों हम घोल दें तो जो हमारा शरबत बना उसको कहेंगे हम विलयन। तो आपके 3 चीज क्लियर हो गई, विलेय, विलायक और विलयन। यानी क्या बोला इसने? समांगी मिश्रण में। यानी शरबत क्या है? शरबत एक समांगी मिश्रण है। किसका मिश्रण है शरबत? ये पानी और चीनी का मिश्रण क्या है? शरबत, यानी समांगी विलयन। तो समांगी विलयन में जो कम मात्रा में अर्थात चीनी, उसे कहेंगे हम विलेय। इस समांगी मिश्रण में जो अधिक मात्रा में लिया हमने, यानी पानी, पानी कहेंगे हम विलायक। और जो दोनों मिलकर के जो बना वो कहेगा हमारा विलयन। तो आपका उम्मीद है आपका विलेय, विलायक, विलयन तीनों बिल्कुल क्लियर हो गए।
अब चलते हैं पॉइंट नंबर 16 की तरफ। देखो 16 और 17 ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से, 16 और 17, यानी कोलाइड और क्रिस्टलाव, ये दो पदार्थ होते हैं। किसी को कहते हैं कोलाइड पदार्थ, एक कहते हैं क्रिस्टलाव पदार्थ। फिर आते हैं कोलाइड पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके जली विलयन चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से गमन नहीं कर पाते, कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल गोंद, सरेस और जिलेटिन। यानी चर्मपत्र, चर्मपत्र बोलते हैं, चर्म माने चमड़ा, पत्र माने पत्ता, यानी बिल्कुल चमड़े का बहुत पतला फिल्टर होता है, उसे बोलते हैं चर्मपत्र। तो जो चर्मपत्र में गमन नहीं कर पाते, मतलब अगर ऊपर डाल दें चर्मपत्र, मान लो ये है, ऊपर डालें तो जो नीचे नहीं निकलेंगे चर्मपत्र के, गमन मतलब उस चर्मपत्र से पार नहीं निकलेंगे, उन्हें कहेंगे हम कोलाइड। यानी वे पदार्थ जिनका जली विलयन, यानी इनका जली विलयन, यानी गोंद का जली विलयन, सरस का जली विलयन और जिलेटिन, इनके जली विलयन को यदि हम चर्मपत्र में डालें तो नीचे ये गमन नहीं करेंगे या नीचे पार नहीं जा पाएंगे, तो इनको कहते हैं कोलाइड। तो वे पदार्थ जिनके जली विलयन चर्मपत्र झिल्ली में से आसानी से गमन नहीं कर पाते या झिल्ली को पार नहीं कर पाते, वो कहलाते हैं कोलाइड। यानी जो गाढ़े पदार्थ हैं, जैसे गोंद है बहुत गाढ़ा होता है, सरेस है गाढ़ा है, जिलेटिन है, इनके जली विलयन चर्मपत्र में से पार नहीं जा पाएंगे, यानी चर्मपत्र पर ही ऊपर रह जाएंगे, तो ये पदार्थ कहलाएंगे कोलाइड पदार्थ। क्या कहलाएंगे? कोलाइड पदार्थ। अब इसका अपोजिट है क्रिस्टलाव। कोलाइड का अपोजिट क्रिस्टलाव है। क्रिस्टलाव कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके जली विलयन चर्मपत्र झिल्ली में आसानी से गमन कर पाते हैं, क्रिस्टलाव कहलाते हैं। जैसे चीनी, नमक, यूरिया आदि, या जैसे चीनी का विलीन कर दीजिए, चीनी का जली विलयन मतलब शरबत मान लीजिए इसको, और शरबत को यदि हम चर्मपत्र झिल्ली में डालें तो नीचे पार निकल जाएगा, तो हमारा क्रिस्टलाव हो गया। नमक को घोल को डालेंगे तो वो पार चला जाएगा, और यूरिया के घोल को, यूरिया झिल्ली मतलब यूरिया के घोल को भी हम चर्मपत्र झिल्ली में डालेंगे तो वो भी नीचे पार निकल आएगा। तो चीनी, नमक, यूरिया चूंकि चर्मपत्र झिल्ली में से पार निकल आए, इसलिए बोलेंगे क्रिस्टलाव। क्या बोलेंगे उनको? क्रिस्टलाव। और हमारे गोंद, सरेस, जिलेटिन ये चर्मपत्र झिल्ली में से पार नहीं जा पाए, उन्हें कहेंगे हम कोलाइड। ठीक है ना? तो कोलाइड और क्रिस्टलाव में ये अंतर है कि कोलाइड पदार्थ चर्मपत्र में से पार नहीं जा पाते हैं, जब क्रिस्टलाव पदार्थ चर्मपत्र झिल्ली में से पार हो जाते हैं। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन रंगहीन है? रंगहीन दो चीज होती है, तो रंगीन और एक रंगहीन, यानी कलरफुल, कलरलेस। रंगहीन जिसमें रंग है ही नहीं, रंग ना होना मतलब श्वेत रंग को रंगीन माना गया है, सफेद रंग को। तो फॉस्फोरस, सल्फर, ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इन चारों में कौन सी कलरलेस है? रंगहीन मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, तो हमारा ऑक्सीजन गैस है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। क्लोरीन भी कलरफुल है, सल्फर भी कलरफुल है, फॉस्फोरस भी होता है, पीला फास्फोरस, येलो फास्फोरस होता है। ठीक है? सल्फर गंधक, पीली आकार, पीली कलर की होती है। क्लोरीन में भी कुछ कलर होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस में O2 में कोई कलर नहीं होता है। जो कि हम सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन, सांस हम क्या ले रहे हैं? सांस हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। क्या कोई कलर दिख रहा है आपको? कलर हमारे अंदर नाक में जा रहा है, कोई कलर नहीं दिख रहा, यानी कोई कलर नहीं मतलब कलरलेस। यानी ऑक्सीजन गैस हमारी क्या है? रंगहीन होती है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो वो की थी खोज शीले ने। किसने? शीले ने। ऑक्सीजन गैस की खोज शीले ने की थी, और ऑक्सीजन हमारी कलरलेस गैस है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन 19, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस यानी इसको बोलते हैं सफ़ेद फास्फोरस। फास्फोरस सिंबल होता है P। तो सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में या जल में? बेंजीन सूत्र होता है C6H6, C6H6 यानी पूरी बेंजीन रिंग होती है। केरोसिन बोलते हैं मिट्टी का तेल। ईथर तो ईथर होता ही है, और जल। तो किस में रखेंगे कि सफ़ेद फास्फोरस को? तो सफ़ेद फास्फोरस रखा जाता है
जल में डुबो करके। किसमें? जल में डुबो करके। न बेंजीन में, न केरोसिन में, न ईथर में, किस में रखेंगे? जल में डुबो करके। किसको? सफ़ेद फास्फोरस को। अगला 20वां जो है वो इसी से रिलेटेड है। प्रकाश में छोड़ देने पर श्वेत फास्फोरस धीरे धीरे पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। अगर हम श्वेत फास्फोरस सफ़ेद कलर का तब तक रहेगा जब तक वो जल में डूबा रहेगा। सफ़ेद फास्फोरस सफ़ेद या श्वेत तभी तक रहेगा जब तक उसे हम जल में डुबो कर रखेंगे। लेकिन जैसे जल में से बाहर निकाल कर रख दिया हमने और उस पर क्या चला गया? वो चला गया प्रकाश, तो फिर वो सफ़ेद जो था वो धीरे धीरे पीले कलर में कन्वर्ट होने लगेगा और उसको फिर हम नाम देंगे पीला फास्फोरस। तो सफ़ेद फास्फोरस यदि हम पीले फास्फोरस बनाना है तो जल से निकाल कर उसे प्रकाश में रख दो, वो सफ़ेद फास्फोरस पीले फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव तत्व क्या हैं? ये इस बात में जिक्र पहले कर चुके हैं कि रेडियोधर्मी और रेडियो एक्टिव एक ही बात होती है। तो ये तत्व कौन से हैं? जो विकिरण को, ये कौन से तत्व होते हैं जिनसे विकिरण हर समय निकलता रहता है? 24 आवर जो विकिरण को निकालते रहते हैं उनको कहते हैं रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव तत्व। ये कौन कौन से हैं? ये आपका है नंबर 1 रेडियम, नंबर 2 यूरेनियम, नंबर 3 प्लूटोनियम। याद कर लीजिए, ये तीनों आपके रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी तत्व हैं। कौन कौन से? रेडियम यानी Ra, यूरेनियम U और प्लूटोनियम। तो ये रेडियम क्या होता है? रेडियम एक चमकने वाला पदार्थ, हम देखा हो घड़ियों में, कुछ घड़ी ऐसी आती हैं जो रात में भी हम उसका नंबर दे सकते हैं, यानी घड़ी रात में चमकती हैं। वो क्यों चमकती हैं? उन पर क्या होता है? उनमें रेडियम लगा होता है, उन अक्षरों पर रेडियम घली घली पॉलिश होती है, तो वही रेडियम है ये। तो रेडियम क्यों चमक रहा है? क्यों चमक रहा है रात में? वो अपने अंदर से किरणों को लगातार निकालता रहता है। ये रेडियो तत्व होते हैं, वो अपने किरणों को अंदर से हर समय निकालते रहते हैं, तो इसीलिए रेडियो चमकता है रात में। तो रेडियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये तीनों आपके रेडियोधर्मी तत्व हैं। एक आपका जर्कोनियम, ये जर्कोनियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ये ऑप्शन ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए निम्न 4 में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, चौथा जर्कोनियम। तो टिक लगाएंगे हम जर्कोनियम पर। अगर ये पूछे कि रेडियो तत्व नहीं है तो, अगर है तो ये तीनों हैं आपके, रेडियम भी है, यूरेनियम भी है और प्लूटोनियम भी है। बस जर्कोनियम आपका रेडियो तत्व नहीं है। अगर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जर्मन सिल्वर बहुत आता है परीक्षा में। एक स्टेनलेस स्टील आता है और एक जर्मन सिल्वर आता है। ये जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? ये जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? ये है, तो जर्मन सिल्वर मिश्रण है तांबा का, जस्ता का और निकिल का। तांबा यानी Cu कॉपर, जस्ता यानी Zn और निकिल यानी Ni। इन तीनों को मिला दो, उसे बोलते हैं कि हम जर्मन सिल्वर। कौन कौन से तीन? तांबा, जस्ता और निकिल। तांबा, जस्ता और निकिल धातुओं का मिश्रण जर्मन सिल्वर कहलाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट नंबर 23 की तरफ। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व, यानी वायुमंडल में, यानी हवा में या वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? तो वो है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायु में सबसे अधिक कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है 78%। कितनी है? 78%। बाकी में जो रह गया उसमें सब गैसें शामिल हैं, यानी सबसे अधिक गैस अगर है तो हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। इसकी मात्रा 78% है। अब कितना रह गया? लगा लीजिए 22% रह गया, यानी 22% में सभी गैस हैं और 78 में अकेली नाइट्रोजन गैस N2। इसको होता है N2। अगला है 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसोई गैस मिश्रण है, यानी रसोई गैस होती है, यानी सिलेंडर में जो गैस होती है उसमें कौन कौन सी गैस, किस गैस का मिश्रण है? तो वो मिश्रण है आपका 2 गैसों का, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन। कौन सी? प्रोपेन और ब्यूटेन। शुरुआत होती है
मैथेन से, किससे? मैथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, यानी 10 तक होता है। तो नंबर 3 और 4 का है, ये आपके रसोई गैस में होती है। कौन सी? मैथेन एथेन छोड़ दो। नंबर 3 प्रोपेन और ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिश्रण है वो रसोई गैस में प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 25 की तरफ। स्टेनलेस स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेनलेस स्टील, आजकल बाजार में जो बर्तन आ रहे हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के ही आ रहे हैं। अब किसके आ रहे हैं? स्टेनलेस स्टील के, यानी जिसके तली ब्लैक होती है। तो स्टेनलेस जो स्टील है जो आ रही है इस समय, वो किन धातुओं का मिश्रण है? तो वो भी 3 धातु का मिश्रण है। आयरन, लोहा, दूसरा क्रोमियम Cr और निकिल Na का। किसका? आयरन, क्रोमियम और निकिल। आयरन, क्रोमियम और निकिल धातुओं का मिश्रण कहलाता है स्टेनलेस स्टील, जिसका प्रचलन आजकल बाजारों में है। बाजार में बर्तन जो आ रहे हैं इस समय वो सारे स्टेनलेस स्टील के ही आ रहे हैं, यानी कम टेम्परेचर पर ही ये गर्म हो जाते हैं। तो ये 2 हैं आपके इसमें, एक तो आपका हो गया जर्मन सिल्वर और दूसरा हो गया स्टेनलेस स्टील। तो जर्मन सिल्वर मिश्रण है आपका तांबा, जस्ता, निकिल का। समझ लीजिए इसको, जो जर्मन सिल्वर है वो मिश्रण है तांबा, जस्ता और निकिल का। और जब स्टेनलेस स्टील है वो मिश्रण है लोहा, क्रोमियम और निकिल का। ठीक है ना? यानी निकिल आपके दोनों में कॉमन है। अब जर्मन सिल्वर में भी देखिए आप निकिल थी, जर्मन सिल्वर में भी निकिल है और स्टेनलेस स्टील में भी निकिल है। निकिल यानी Na दोनों में है। अब चलते हैं इस चैप्टर 12 के अंतिम प्रश्न की ओर। निर्जलीकरण क्या है? ये सवाल उतारा, निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण यानी निधन जलीकरण, यानी जल का निकल जाना। जल का निकल जाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। यानी शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थों का समाप्त हो जाना ही निर्जलीकरण है। ठीक है ना? जैसे क्या होता है, कभी कभी हमें दस्त वगैरह लग जाते हैं तो सारे हमारा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है, तो कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन हो गया, यानी निर्जलीकरण हो गया। फिर ग्लूकोज की बोतल वगैरह चढ़ाई जाती हैं उस जल को पूरा करने के लिए। तो निर्जलीकरण क्या है? शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थों का समाप्त हो जाना ही निर्जलीकरण है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका चैप्टर सुपरटेट में साइंस में चैप्टर 12 पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।